हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुवॉन और सारंग दोनों एक डिनर डेट पर गए हुए होते हैं और इसके साथ ही उनके बैंकॉक में ट्रिप का लास्ट डे आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर थाईलैंड में उनका मन इतना ज़्यादा लग गया है कि दिल कर ही नहीं रहा था कि वो वहाँ से वापस जाएं, लेकिन उनकी फैमिली पीछे थी, उनको जाना तो पड़ेगा। यहाँ पर गुवॉन किसी तरह से इस बात को कवर करता है और कहता है कि हमारे बॉस मिस्टर सांगरिक ने आप लोगों के लिए एक और प्रेजेंट प्रिपेयर किया है जो कि एक सीक्रेट और थोड़ी ही देर में आप सबको पता चल जाएगा। और फिर उनको पता चलता है कि उनकी वापसी के टिकट में उनको बिजनेस क्लास में बिठाया जा रहा है। ये देखकर योंग बहुत खुश होती है। उसने हमेशा यहाँ के गेस्ट को सर्व किया था, लेकिन खुद पहली दफा यहाँ पर बैठी थी। सारंग बहुत खुश होती है तो गुवॉन उससे कहता है कि मेरा तुमसे ये प्रॉमिस है कि इसके बाद तुम्हें लाइफ में इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेज और खुशियाँ दूंगा तुम्हें। अब सारंग वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाती है और यहाँ पर वो लोग प्लानिंग कर रहे थे 100th एनिवर्सरी के इवेंट के लिए। यहाँ पर सारंग उठती है मीटिंग के बाद और अपनी मैनेजर को एक गिफ्ट देती है जो कि उसने थाईलैंड में उसके लिए खरीदा था। बाकी एम्प्लॉयज़ बहुत जेलस थे सारंग से। वो 2 साल कंसेक्टिव इतनी मेहनत से इस पॉइंट पर पहुंची थी, फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ मैनेजर को मस्का लगाने के लिए ही उसको एक गिफ्ट दे रही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि सारंग ने सबके लिए एक एक गिफ्ट खरीदा है, अपनी पूरी टीम के लिए। ये देखकर वो टची हो जाते हैं। जबकि उधर गुवॉन ने कहा था कि 100th एनिवर्सरी पर हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी एक गिफ्ट देंगे और सर्वे करो वो क्या चाहते हैं, उनको वही मिलेगा। गुवॉन एक्चुअली हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन गुवॉन किंग दिलैंड में बैठा अपना काम कर रहा था कि यहाँ पर सारंग उसके पास आती है और कहती है कि आप यहाँ 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, अगर आप जाएंगे तभी मैं काम पर फोकस कर पाऊंगी। लेकिन गुवॉन उससे बोलता है ठीक है, फिर बदले में शाम को तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी और वो भी छुट्टी होते ही। लेकिन सारंग का कहना था छुट्टी होते ही जाएंगे तो हमें कोई ना कोई ज़रूर पकड़ लेगा। उन किसी तरह से चिट चैट चल रही थी कि इतने में सांगरिक ऊपर से आ जाता है और इवेंट से रिलेटेड उससे डिस्कशन कर रहा था। वो उसे बताता है कि गुहुआ दीदी ने कहा है कि सारे असेंबलीमैन को भी यहाँ पर बुलाया जाए। वो इसी तरह के लोगों से ज़्यादा रिलेशन रखती थी, लेकिन गुवॉन का माइंड थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहता है कि हम बुलाएंगे सारे बूढ़े बूढ़े लोगों को नहीं, बल्कि उन लोगों को जिनको हमें VIP ट्रीटमेंट देना चाहिए, और वही होंगे हमारे VVIP गेस्ट। अब गुहुआ दीदी इसी बात पर गुवॉन से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इंचार्ज हूँ और मैं ही फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है। गुहुआ उससे कहती है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत मन करता है, सोशल सर्विस का, एम्प्लॉयज़ का दिल जीतने का, लेकिन एक दिन तुम अपने मुंह की खाओगे। वो इशारों में उसे एक मैसेज देती है और वो ये था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारी मम्मी की तरह होगा। कुछ सालों बाद कोई तुम्हें जानेगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम पता होगा, तुम्हारी शक्ल कोई याद नहीं रखेगा। और हम सबको पता है कि यही थी गुवॉन की दुखती हुई रग जिस पर उसकी गुआ दीदी ने हाथ रखा था। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें डायूल को दिखाते हैं। उसकी बॉस उसे तंग कर रही थी, फिर से सेल्स बढ़ाने को कहती, इतना बड़ा टारगेट दे दिया था और साथ में धमकाती भी है कि अगर ये अचीव ना हुआ तो तुम्हारी सबसे जूनियर टीम मेंबर को मैं फायर कर दूंगी। ये सुनते ही डायूल को बड़ा गुस्सा आता है। अब जैसे तैसे उसे हर हाल में टारगेट पूरा करना होगा। जबकि उधर गुवॉन पर्सनली हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था। उनकी एनिवर्सरी पर जो भी डिशेस सर्व की जाएंगी वो एक एक को जाकर चेक करता है और हेड शेफ के साथ मिलकर सारी प्लानिंग करता है। जबकि उधर योंग को दिखाते हैं। उसके पास वही पायलट आता है जो कि हमेशा उसे हरास करता था। वो उससे बोलता है कि देखा तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी किसको मिली प्रमोशन, तुम्हें मिलनी भी नहीं है जब तक तुम मेरी बातें नहीं मानोगी। और साथ ही साथ वो उससे कहता है कि आज शाम तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। योंग साफ इनकार करती है तो वो भी इसे एज अ चैलेंज लेता है और उसकी पूरी की पूरी टीम को उसकी बॉस समेत आज डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। अब वो बॉस के सामने कैसे इनकार करेगी, लेकिन यहाँ पर रुऑन ने उनकी बातें सुन ली थी। वो हिम्मत करता है और कहता है कि मेरे प्लान्स हैं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और इस तरह से रुऑन को हिम्मत मिलती है और वो अपने साथ योंग को लेकर चला जाता है। कहता है कि हम दोनों के प्लान्स थे, हमने इकट्ठे कहीं जाना है। और इसके साथ ही एक एक करते सब निकल जाते हैं और इन दी एंड सिर्फ 3 लोगों की ही पार्टी रह गई थी, जो कि ऑफ कोर्स रुइन होने वाली थी। अब योंग रुऑन के साथ डिनर पर गई हुई थी। वो रुऑन से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है बिल्कुल करता हूँ। लेकिन योंग का कहना था कि हम दोनों इम्पॉसिबल हैं, तुम्हारी भावनाओं को मैं हर्ट कर बैठूंगी। लेकिन रुऑन का कहना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा, बदले में तुम जो भी करना चाहो वो तुम्हारी मनमर्जी है। उधर गुवॉन को दिखाते हैं। उसने अपने होटल के सबसे सीनियर एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया था और पर्सनली उसके पास भी गया था। वो एक्चुअली एक डोर कीपर था। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, उससे अच्छे से बात करता है और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी पूछता है। उसने उसे पूछा था कि कोई ऐसा गेस्ट जो तुम्हें हमेशा याद रह गया हो।
तो वो बताता है कि एक्चुअली जब ये कंपनी खड़ी हुई थी तब वहाँ पर एक चार्टर मेंबर था। वो पहले तो अक्सर अपने बेटे के साथ इस होटल में आया करता था, लेकिन बाद में वो यहाँ से चला गया और उनके हालात ख़राब हो गए। उसके बाद से मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। और उसके बाद हमें सारंग की टीम को दिखाते हैं जो कि रिहर्सल कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह से अपने इन गेस्ट्स को सर्व करना है। यहाँ पर उनकी रिहर्सल को देखकर कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, गुवॉन बहुत इम्प्रेस होता है। सारंग बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी कि गुवॉन उसे पीछे से हक करता है और वो सेल्फ डिफेंस में उसकी टुकाई लगा बैठती है। देखती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो बहुत शर्मिंदा होती है। यहाँ पर गुवॉन उसके साथ बहुत सारे लवी डवी मोमेंट्स गुजारता है, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत सारी किसेस भी लेता है। लेकिन यहाँ पर सारंग को अचानक से कुछ एम्प्लॉयज़ दिखाई देते हैं तो वो उनसे छुपने की कोशिश करती है और इतने में एक बस आती है तो वो लोग बस में सवार हो जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही देखते हैं तो एक्चुअली वो उन्हीं के ही होटल की शटल बस थी और सारे उन्हीं के ही एम्प्लॉयज़ जो खड़े होकर मिस्टर गो को ग्रीट करने लगते हैं। यहाँ पर सारंग बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन को हैंडल करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे गुवॉन इस शटल बस सर्विस का विजिट करने के लिए आया था। वो सारे लोग उसका थैंक्स करते हैं और क्लैपिंग करते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को इतनी सारी सर्विसेज मिल रही हैं। और फिर सारंग की ऑस्कर अवार्ड वाली परफॉर्मेंस के बाद गुवॉन बहुत हंसता है कि तुमने हालात को संभाल लिया, वरना मैं तो ब्लैंक खड़ा हुआ था। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे एक जगह पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में सारंग गुवॉन से पूछती है कि तुमने उस मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया था, क्या उससे अपनी मम्मी के बारे में पूछा? शायद उन्हें कुछ याद होगा। लेकिन गुवॉन का कहना था कि सारे एम्प्लॉयज को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि बचपन से लेकर अब तक वो जिससे भी अपनी मम्मी के बारे में क्वेश्चन करता था उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। वो एक तरह से डिसअपॉइंटेड होकर रह गया था। और जब सारंग घर वापस लौटती है तो योंग और डायूल उसे काफ़ी तंग करती हैं। कहती हैं कि क्या तुमने फाइनली मिस्टर नू के साथ डेट करना स्टार्ट कर दी है? और उनकी बातों का कोई जवाब सारंग के पास नहीं था, उनको अवॉइड करती रहती है। जबकि उधर हमें ग्रैंड माँ को दिखाते हैं। वो जब अपने घर वापस आती हैं तो देखती हैं कि कोई है। उनको लगा था कि चोर है जो उनके घर में घुसा हुआ है। वो फ्राइंग पैन से उसकी ठीक ठाक ठुकाई लगाती हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो गुवॉन था। गुवॉन कहता है कि आपकी पोती बिल्कुल आप पर गई है। और आगे से ग्रैंड माँ का कहना था, हाँ बिल्कुल मुझ पर गई है, मारती भी मेरी तरह से ही है और पता है सुंदर भी मेरी तरह की ही है। एक्चुअली गुवॉन ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आया था। वो थाईलैंड से उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था और इतने ज़्यादा गिफ्ट देखकर ग्रैंड माँ हैरान रह जाती है कि ये मैं किस किस को दूंगी। तो गुवॉन का कहना था कि बहुत सारी आंटीज़ उस वक्त मुझे मार्केट में मिली थी, आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। लेकिन ये सुनकर ग्रैंड माँ हैरान रह जाती है कि अपने डैड के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया और उन्हीं गिफ्ट्स में से एक टाइगर बाम निकाल कर उसे देती है कि ये जाना और अपने डैड को दे देना। जबकि उधर सारंग उसे सीनियर एम्प्लॉई के पास जाती है और उनसे हान मिनसू के नाम से एक एम्प्लॉई का पूछने लगती है। वो कहते हैं कि मुझे याद है उसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता कि अब वो कहाँ गई है। ये सुनकर सारंग काफ़ी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन जाते जाते उसे एक क्लू मिल जाता है और वो ये था कि जो भी हान मिनसू को अच्छे से जानती है वो उसका पता उसे बता देते हैं। और अब उसको लगता था कि वो फाइनली गुवॉन की मम्मी के बारे में कुछ ना कुछ पता कर लेगी। एक्चुअली उसने एक और सीनियर एम्प्लॉई का उसको पता दे दिया था जिसका नाम ओकजा था। वो रूम्स की इंस्पेक्शन करती थी और उस वक्त वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसको गुस्सा आ जाता है जब वो देखती है कि सारंग शूज़ के साथ ही रूम के अंदर आ गई है। वो उसे डांटती है और वहाँ से भेज देती है। जबकि उधर गुहुआ डैड को यही बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे से कुछ भी अरेंजमेंट कर पाएगा, इसलिए प्लीज़ मुझे इंटरवीन करने दें। लेकिन डैड का कहना था, तुमने बहुत से काम अपने बल पर किए हैं, अब अपने भाई को भी मौका दो, मुझे उस पर ट्रस्ट है और अगर उसने अच्छे से ना किया तो फिर वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और तुम क्वालिफाई कर जाओगी। यहाँ पर गुहुआ ने डैड को ये याद दिला दिया था कि गुवॉन के काम करने का स्टाइल बिल्कुल उसकी मम्मी जैसा है और ये बात उनके दिल को लगी थी। उन्हें पता नहीं कौन सी यादें आई थी कि आज उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। आज डैड को अपसेट देखकर गुवॉन भी उनके पास आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस करता है उनके होटल के बारे में। तो डैड उसे बताते हैं कि एक्चुअली मेरे बहुत से सपने थे इस होटल को लेकर, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतरा तो उन सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तभी तो 100 साल से ये होटल खड़ा है और अभी भी ग्लो कर रहा है। वेल, उनकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद जाते जाते गुवॉन उनको वही टाइगर बाम भी दे जाता है कि आपको कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, ये सब दूर कर देगा। और फिर फाइनली 100th एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। सांगरिक बार बार गुवॉन को यही कहे जा रहा था कि आप नर्वस ना होना, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लेकिन ये बोलते हुए वो इतना नर्वस हो रहा था कि उसकी आवाज़ भी कांप रही थी और उसे पसीने भी छूट रहे थे। अब फाइनली एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट हो जाता है।
सबसे पहले गुवॉन एज अ होस्ट आकर वहाँ पर एक स्पीच देता है और अपने उन एम्प्लॉयज़ को भी याद करता है कि उनका थैंक्स जिस वक्त बैकग्राउंड में बहुत सारा काम कर रहे हैं इस पार्टी के सक्सेसफुल होने के लिए। और फिर यहाँ पर मिस्टर चेयरमैन भी एक शॉर्ट सी स्पीच देते हैं जो कि काफ़ी फनी रही थी। और फिर बारी आती है गेस्ट्स ऑफ ऑनर की। यहाँ पर गुहुआ दीदी ने प्लानिंग की हुई थी, एक पॉलिटिशियन जो कि मिनिस्टर था उससे उन्होंने यहाँ पर स्पीच करवानी थी। वो तो स्पीच रेडी किए बैठा था, लेकिन वो लोग हैरान रह जाते हैं जब स्पीच के लिए उसको नहीं बल्कि एक आम से बंदे को बुला लिया जाता है। उसी आदमी का बेटा था जिसने जब ये होटल बन रहा था तो मिस्टर चेयरमैन की बहुत हेल्प की थी और अब वो मुश्किल हालात से गुजर रहा था। वो अपने डैड के किंग होटल से जुड़े हुए सारे एक्सपीरियंसेस बताता है। उसकी स्पीच बहुत टची रही थी। चेयरमैन उसे देखकर बहुत खुश हुए थे और उसे बहुत रिस्पेक्ट भी दी थी क्योंकि वो उनके पुराने साथी का बेटा था। अब इसके बाद उस पॉलिटिशियन को लगा था कि नेक्स्ट मेरी बारी होगी, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने उस डोर कीपर को बुला लिया था जो कि इतने सालों से गेट पर खड़ा लोगों को ग्रीट करता रहा था। और फिर गुवॉन ने सारे उन लोगों को रिस्पेक्ट दी थी जो कि वाकई किंग होटल को 100 सालों से खड़ा किए हुए थे। अब ये देखकर उस पॉलिटिशियन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और गुहुआ को कहता है कि तुम याद रखना और तुम्हें इसका बदला भी चुकाना पड़ेगा जो मेरी आज इंसल्ट हुई है। जबकि डैड जब घर वापस आते हैं तो वो एक पुरानी सी फाइल निकाल कर चेक करने लगते हैं। उस फाइल में उन्होंने देखा था कि जब वो इस होटल को रीशेप करने लगे थे तो उसी टाइम पर ही गुवॉन की मम्मी ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे और वो बिल्कुल ऐसे ही थे जिसमें से आज गुवॉन की झलक दिखाई देती थी। वो ये देखकर बहुत इमोशनल होते हैं कि गुवॉन बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा है। इतने में गुहुआ आती है और अपनी वेम्पायर्स जैसी कोल्ड आइज निकाल कर डैड को कहती है कि मैं आपको और डिस्टर्ब करने के लिए आई हूँ। बेशक बहुत इमोशनल और बहुत सेंटिमेंटल सा इवेंट था, लेकिन इतना बता दो कि वो मिनिस्टर हमसे नाराज़ हो गया है और हमारा ड्यूटी फ्री लाइसेंस अगले साल एक्सपायर होने वाला है। पता है हमारे बिजनेस को कितना नुकसान पहुँचेगा। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि गुवॉन खड़ा हुआ था हमारी सारंग के पास। सारंग उससे कहती है कि इस वीकेंड पर जियोंग की एक फ़्लाइट है, वो घर पर नहीं होगी, क्या तुम आओगे मुझे मिलने। ये सुनते ही गुवॉन खुश हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है कि सारंग गुवॉन के लिए बहुत सारी कुकिंग कर रही है। बहुत सी स्पेशल डिशेस बनाई थी। वो भी खुश आता है एक बुके लेकर और इतनी सारी डिशेस देखकर वो हैरान रह जाता है। वो बहुत मज़े से अपने गर्लफ्रेंड के बनाए हुए खाने खा रहा था। अब खाने के बाद वो दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं। अब उनकी बियर भी खत्म हो गई थी। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। अब यहाँ पर गुवॉन सारंग को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि अचानक से वो इंटरप्ट होते हैं और देखते हैं कि पूरी की पूरी एक प्लाटून उनको देख रही है। एक्चुअली वहाँ पर जियोंग, साथ में रुओन, डायूल, इवन के सांगरिक भी पहुँचा हुआ है। सांगरिक तो इस तरह से उनको देखकर बेहोश हो जाता है, जबकि हमारे हीरो हीरोइन शर्म के मारे बिल्कुल एक स्टैचू बने खड़े थे। अब यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।